So, welcome back, students. I know you are going to enjoy your holidays, but keep in mind that you have to keep some time for your studies also. डॉक्टर्स के लिए देखो कोई भी छुट्टी पूरा तरह से नहीं होता है। हम लोगों को बहुत बार रमज़ान में और इनफैक्ट ईद में भी जाके पेशेंट्स को अटेंड करना पड़ सकता है और पड़ता ही है और करते भी हैं। तो डॉक्टर बने हो तो उतना पैशनेट तुमको रहना पड़ेगा राइट फ्रॉम द बिगनिंग के स्टूडेंट लाइफ में भी तुमको होली में, दिवाली में तुमको अपना टाइम निकालना है सेल्फ स्टडीज़ के लिए। कोशिश करो कि एटलीस्ट डेली 2 to 3 आवर्स रखो जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट तो अटेंड करो। किसी दिन पैथो पढ़ लो, किसी दिन फिजियो पढ़ लो, किसी दिन माइक्रो पढ़ लो, किसी दिन फार्मा के लिए टाइम निकालो, है ना। तो आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग अगेन डिस्कस करने वाले हैं जो कि ट्रीटमेंट ऑफ गाउट है ना। हम लोग सब जानते हैं कि हाइपर यूरिसेमिया मतलब कि एक्सेसिव यूरिक एसिड जब भी एक्यूमुलेट होता है ब्लड में तो वो जॉइंट में जाके प्रेसिपिटेट हो जाता है। प्रेसिपिटेट होने के बाद वो जॉइंट में स्वेलिंग आ जाता है ना। और जॉइंट में जो स्वेलिंग आता है तो वो जॉइंट फिर क्या हो जाता है, स्वेलिंग आने के बाद पेन करना शुरू करता है बहुत ज़्यादा, है ना। तो रेडनेस रहता है, स्वेलिंग रहता है, जो भी तुम्हारा इन्फ्लेमेशन का जो फीचर्स होता है ना, जो हम लोग पढ़े हैं पैथोलॉजी में, डोलर, रूबर, कोलर, फंक्शनल एशिया, ठीक है। तो वो सारा कुछ देखने को मिलता है और ये बहुत पेनफुल कंडीशन होता है, ठीक है। पेशेंट एकदम लंगड़ाते हुए आते हैं एट टाइम्स, मतलब कि अपना जो डे टू डे एक्टिविटीज़ रहता है, अपना जॉब होता है, वो भी नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है गाउट, कैसे होता है, इसका पैथोफिजियोलॉजी क्या है और इसका मेथड ऑफ प्रिवेंशन क्या है, लाइफस्टाइल चेंजेस क्या करने पड़ेंगे और इसका फार्माकोथेरेपी कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो ये तुम्हारा दिख रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं टॉफाई, क्या बोलते हैं, TOPHI, है ना। तो ये जो साइट दिख रहा है ना, इट इज़ द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ गाउटी अर्थराइटिस, ठीक है, मोस्ट कॉमन साइट है ये। जस्ट जो तुम्हारा जहाँ पे टो खत्म होता है उसके बाद वाला जो जॉइंट होता है वहाँ पे होने का चांसेस सबसे ज़्यादा, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन साइट, ठीक है। और उसके कारण बहुत बार पेशेंट जो है लंगड़ा के चलते हैं, चल नहीं पाते हैं। और कभी कभी तो ये जो रिकरेंट अटैक होता है उसके कारण ये इतना स्वेल कर जाता है तो स्किन को भी एक्सफोलिएट करके वहाँ से क्या होने लगता है, चौकी डिपॉजिट्स निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। So it is a metabolic disorder which is preceded by hyperuricemia, which can be due to both the causes, that is either due to increased production or due to decreased excretion, or it can be due to both, है ना। Rarely the enzyme deficiency is a cause, ठीक है। तो xanthine oxidase जो एंजाइम होता है ना, xanthine oxidase, यही एंजाइम है जो हम लोगों के बॉडी में यूरिक एसिड का मेटाबॉलिज्म में मेन रोल प्ले करता है। तो जो भी मोस्ट ऑफ द ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर यूरिसेमिया वो इसी एंजाइम का फंक्शन को टैकल करते हैं। सो फॉर्मेशन ऑफ सोडियम यूरेट डिपोजिटेड इन द जॉइंट एंड सॉफ्ट टिश्यूज एंड क्रिस्टल्स इरिटेट द कार्टिलेज लीडिंग टू इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग एंड अक्यूट पेन, जिसके कारण डिस्ट्रक्शन ऑफ जॉइंट टिश्यू भी हो सकता है रिकरेंट एपिसोड ऑफ गाउटी अर्थराइटिस के कारण। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री इन दिस केस, है ना। तो याद रखना है कि जस्ट बिकॉज ऑफ द कि पर्सन का मीट कंजम्पशन ज़्यादा है या प्रोटीन इंटेक बहुत ज़्यादा है, ये नहीं होता है। आई नो अ क्लोज पर्सन और ही इज़ अ प्योर वेजिटेरियन, है ना, ही इज़ अ प्योर वेजिटेरियन एंड ही इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ गाउट। और फिर उसने बताया है कि उसकी तो फैमिली हिस्ट्री है और सारे फैमिली मेम्बर्स को कभी ना कभी गाउट का अटैक आ चुका है, सबका यूरिक एसिड मोर देन 8-9 रहता है, ठीक है। तो नॉर्मल यूरिक एसिड का जो लेवल होता है ना, नॉर्मल फीमेल्स में जो है थोड़ा लो होता है, तो दैट इज़ लेस देन 6, बट मेल में थोड़ा सा हायर साइड में होता है, तो इट शुड बी लेस देन 7। बट इफ़ इट इज़ मोर देन 6 इन फीमेल एंड मोर देन 7 इन मेल, इट इज़ नोन एज हाइपरयूरिसेमिया, ठीक है। तो बॉडी बिल्ड पे भी डिपेंड करता है। ओबेसिटी इज़ वन ऑफ द कॉजेज ऑफ हाइपरयूरिसेमिया। सेल ब्रेकडाउन, जैसे कि कैंसर में हम लोगों को देखने को मिलता है कि जहाँ पे कैंसर सेल्स बहुत ज़्यादा टूटते हैं, जैसे मल्टीपल माइलोमा, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, ये सब में सेल का ब्रेकडाउन बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके कारण भी तुम्हारा यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। फिर किडनी फंक्शन जब डिक्रीज कर जाता है, हम लोग देखें CKD पेशेंट्स में फेबुक्सोस्टैट बहुत कॉमनली चलाना पड़ता है, क्योंकि उन लोगों का जो किडनी से एक्सक्रीशन है, एस्टिमेटेड GFR जो होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है इन रिड्यूस्ड किडनी फंक्शन और CKD पेशेंट, जिसके कारण किडनी का फंक्शनिंग घट गया तो यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन घट गया।
उसी तरह से हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट्स में या डायूरेटिक ट्रीटमेंट देने के कारण इट कैन इंक्रीज बाई 2 to 3 फोल्ड्स, ठीक है ना। तो ये एमसीक्यूज में कई बार तुमको पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा कि व्हाट आर द ड्रग्स विच कैन कॉज हाइपर यूरिसेमिया, है ना। तो डायूरेटिक्स आर वन ऑफ दोज ड्रग्स विच कैन लीड टू हाइपर यूरिसेमिया। डाइटरी प्यूरिन इज द मेन सोर्स। अब हम लोगों को याद रखना है प्यूरिन कहाँ से आता है, ठीक है ना। तो गुआनिन एडिनिन आर द प्यूरिन बेसिस, है ना, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, बेसिस क्या है, प्यूरिन बेसिस है, गुआनिन और एडेनिन। तो जहां पे भी तुम देखो तुम्हारा जर्म सेल्स होगा, है ना, जर्म सेल्स कहाँ होते हैं, सीड्स में हो सकते हैं, है ना, मीट में हो सकते हैं, ठीक है। तो जहां भी तुम्हारा जर्म सेल्स होगा, इनफैक्ट जहां भी तुम्हारा प्यूरिन्स का क्वांटिटी ज़्यादा होगा वहाँ पे यूरिक एसिड का ज़्यादा फॉर्मेशन होगा। तो डाइटरी प्रोटीन्स, लिवर, किडनी, है ना, रेड मीट, सार्डिन्स, बीन्स, पीस, लेंटिल्स, दीज आर ऑल व्हाट, दीज आर ऑल वेज सोर्सेज, है ना। ऐसा नहीं सोचना है कि सिर्फ नॉन वेजिटेरियन खाने वालों को ही हाइपर यूरिसेमिया होता है, वेजिटेरियन फूड इंटेक करने वालों को भी हाइपर यूरिसेमिया हो सकता है। सो स्पिनैक, होल ग्रेन सीरियल्स, एस्पैरागस, कॉलीफ्लावर, मशरूम्स, दीज ऑल कैन कॉज हाइपर यूरिसेमिया। अगेन जो अक्यूट अटैक होता है वो जनरली क्या होता है, हाई प्रोटीन इंटेक, डिहाइड्रेशन और अल्कोहल इंटेक, ये तीन इसका प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है, ठीक है ना। तो दीज थ्री आर द प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर। जैसे अगर तुमको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में अगर केस हिस्ट्री वाला जो क्वेश्चन आता है ना, जिसको कि हम लोग स्ट्रक्चर्ड एस्से टाइप क्वेश्चन भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि तुमको एक हिस्ट्री दिया हुआ रहेगा कि यंग अडल्ट हु इज अराउंड 24 years old, है ना, and he went to a party, he was already obese and he went to a party where he had some non vegetarian food in adequate amount, और उसके बाद उसने अल्कोहल का भी इंटेक किया, ठीक है ना, and he forgot to take adequate amount of fluid, and the next morning he woke up with a severe pain in the first metatarsophalangeal joint, ठीक है। तो वहाँ पे जो है क्या होगा आपका डिफरेंशियल्स आप बताओ। तो आप इसमें अलग अलग डिफरेंशियल डाल सकते हैं, जैसे सेप्टिक अर्थराइटिस आप डाल सकते हो। तो हाइपर यूरिसेमिया विल बी डिफरेंशियल, और फिर आपको बोलेगा व्हाट आर द रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशन व्हिच यू विल एडवाइस फॉर दिस पेशेंट, है ना। तो ऑब्वियसली आपको यूरिक एसिड, यूरिया, क्रिएटिनिन ये सब करा के पेशेंट का देखना है। फिर उसके बाद लिख देगा आगे कि ऑन एवेल्युएशन इट वाज फाउंड दैट द यूरिक एसिड लेवल वाज रेज्ड। और एट टाइम्स क्या होता है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तुम लोगों को याद रखना है जो क्लिनिकली तुमको हेल्प करेगा, है ना, कि ड्यूरिंग अक्यूट अटैक यूरिक एसिड का लेवल ब्लड में क्या होता है, बहुत बार नॉर्मल भी मिलेगा तुमको या बहुत बार लो भी आ सकता है। ये याद रखना, कभी मत एक्सपेक्ट करना कि वो बढ़ा हुआ ही तुमको मिलेगा, सो दैट तुम पेशेंट को प्रूफ कर पाओ कि देखिए आपका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ था इसलिए आपका ज्वाइंट में हुआ। बिकॉज द मोमेंट यूरिक एसिड क्रिस्टल्स स्टार्ट प्रेसिपिटेटिंग, वो ब्लड से और क्रिस्टल्स को वहां पे क्या करता है, एडेजन कराता है, और उसके कारण जो ब्लड का यूरिक एसिड का लेवल होता है या तो नॉर्मल हो जाता है या लो हो जाता है बहुत बार। तो इसीलिए अक्यूट अटैक में याद रखना है, अक्यूट गाउट में हो सकता है कि यूरिक एसिड का लेवल ब्लड में क्या होगा, यूरिक एसिड का लेवल लो भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है। हाँ, क्रॉनिक गाउट में क्या है कि वो बढ़ा हुआ रहता है, ठीक है। ड्रग्स सच एज थायाजाइड्स, लूप डायरेटिक्स, लो डोज में सैलिसाइलेट जैसे कि एस्पिरिन, पायराजिनामाइड एक बहुत फेमस ड्रग तुम्हारा जो तुम्हारा पूछता भी है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग कैन लीड टू हाइपर यूरिसेमिया, है ना। तो पायराजिनामाइड होगा उसका आंसर। इथाम्ब्यूटॉल करा सकता है बट मोस्ट कॉमनली इट इज ड्यू टू पायराजिनामाइड, ठीक है। उसी तरह से निकोटिनिक एसिड डेरिवेटिव्स, साइक्लोस्पोरिन, ये सब सब तुम्हारा वो ड्रग्स हैं जो करा सकते हैं। अगेन क्वेश्चन उल्टा भी फ्रेम किया जा सकता है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कैन लीड टू हाइपर यूरिसेमिया एक्सेप्ट, तो इनमें से 3 ऑप्शन तुमको दिया हुआ रहेगा, चौथा कोई एक ऐसा ड्रग रहेगा जो हाइपर यूरिसेमिया नहीं कराता है। बहुत बार ये लोग क्या करते हैं, फेबुक्सोस्टैट उसमें डाल देते हैं। तो फेबुक्सोस्टैट इज अ ड्रग विच इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर यूरिसेमिया। उसी तरह से ऑक्यूपेशनल लेड एक्सपोजर कैन ऑल्सो लीड टू हाइपर यूरिसेमिया। तो ये पाथवे है। पाथवे मैंने पहले भी तुमको बताया, फार्माकोथेरेपी से पहले तुमको ड्रग यूज करने से पहले उसका पैथोफिजियोलॉजी बहुत बढ़िया से पता होना चाहिए। द मोर बेटर वे यू नो द पैथोफिजियोलॉजी, द बेटर यू विल बी एबल टू ट्रीट द पेशेंट्स। तो प्यूरिन से तुम देखो हाइपोजैंथीन बनता है, और हाइपोजैंथीन फिर जैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम उसमें काम करता है, उससे क्या बना, जैंथीन है। अगेन जैंथीन ऑक्सीडेज काम करता है जिसके कारण क्या बनता है, यूरिक एसिड बनता है। तो अगर हम एलोप्यूरिनॉल दे दें या फेबुक्सोस्टैट दे दें, ठीक है, तो क्या होगा, ये जैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम को ही इनिबिट कर देगा। अब जैंथीन ऑक्सीडेज इनिबिट हो जाएगा
तो हाइपोजैंथीन से जैंथीन ही नहीं बन पाएगा तो यूरिक एसिड तो बनेगा ही नहीं, है ना। तो उस वजह से क्या होता है कि यूरिक एसिड का प्रोडक्शन घट जाता है और फाइनली क्या होता है कि रिलीफ होना शुरू होता है। तो इसी तरह से यूरेट जो बनता है, ये यूरेट क्या होता है, इट इज़ जो है ना कंज्यूम्ड बाय द जॉइंट्स, वहाँ पे क्या होता है रिलीज ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम एंड प्रो इन्फ्लेमेटरी एंजाइम मीडिएटर्स होता है, इसको फैगोसाइटोसिस हो जाता है। और कॉल्चिटीन एक दवा है, कॉल्चिसीन है ना, कॉल्चिसीन जो क्या करता है, इट कॉजेज द फैगोसाइटोसिस एंड रिलीज इज इनिबिटेड बाय कॉल्चिसीन। तो कॉल्चिसीन भी हम लोग कभी कभी अक्यूट गाउट में यूज करते हैं सो दैट इसका ये वाला स्टेप जो है प्रिवेंट किया जा सके। उसी तरह से क्या होता है कि यूरिक एसिड का रीअब्जॉर्प्शन होता है किडनी में, ठीक है ना, किडनी में रीअब्जॉर्प्शन होता है जिसको कि प्रिवेंट कर देता है प्रोबेनेसिड एंड सल्फिन पायराजोन, है ना। तो एक्सक्रीशन इन यूरिन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा बाय यूज ऑफ दीज टू ड्रग्स प्रोबेनेसिड एंड सल्फिन पायराजोन। So acute gouty arthritis is caused by sudden severe attack of pain and tenderness, redness, warmth and swelling in some joints, usually affecting one joint at a time and often the big toe, जो मैंने फोटो में तुमको दिखाया। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आर अक्यूट एंड क्रॉनिक अर्थराइटिस होगा, जिसको कि हम लोग गाउटी अर्थराइटिस भी बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। दिस इज गाउटी अर्थराइटिस, इट इज डिफरेंट फ्रॉम रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, सेप्टिक अर्थराइटिस, ठीक है ना। तो इसका डिफरेंशियल्स तुम्हारा क्या क्या हो सकता है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है, सेप्टिक अर्थराइटिस हो सकता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। तो दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अर्थराइटिस एंड दिस इज गाउटी अर्थराइटिस। उसी तरह से टॉफाई का फॉर्मेशन होगा, है ना। इंटरस्टिशियल रीनल डिजीज और यूरिक एसिड नेफ्रोलिथियासिस भी बहुत जगह पे देखने को मिलता है, मतलब किडनी स्टोन्स जो हैं वो यूरिक एसिड के फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। और यूरेट स्टोन्स जो है ना बहुत इजीली वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं, उस वजह से जो है वो स्टोन्स को निकालना मुश्किल होता है विथ यूज ऑफ अल्कलाइजर्स, सिंपली अल्कलाइजर्स से वो स्टोन नहीं निकलेंगे, है ना। तो बहुत बार इसमें ऑपरेटिव इंटरवेंशन भी लेना पड़ता है, ठीक है। वहीं पे तुम्हारा किडनी स्टोन जो कि ऑक्सलेट होता है ना, देखो मोर 70% ऑफ द किडनी स्टोन्स आर 70% स्टोन्स आर ऑक्सलेट्स, वो भी कैल्शियम ऑक्सलेट सबसे कॉमन होता है, ठीक है। तो ये इजीली वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, अल्कलाइन यूरिन में डिसॉल्व हो जाता है। तो अल्कलाइनाइजेशन ऑफ यूरिन इज अ टेक्निक विच इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ऑक्सलेट नेफ्रोलिथियासिस। सो गाउट में भी अक्यूट और क्रॉनिक एंड द ट्रीटमेंट मोड में क्या है, देखो पहला तो हम लोगों का ये रहेगा कि हमको कंट्रोल करना है अक्यूट अटैक को, क्योंकि पेशेंट को हमको रिलीफ देना है ना। अनलेस अनटिल उसको रिलीफ नहीं होगा उस टाइम में तो फिर क्रॉनिक ट्रीटमेंट को एडहेयर नहीं करेगा, उसको लगेगा कि ये डॉक्टर साहब कैसे हैं, हमको तो मतलब जो दर्द था मेरा दर्द ही कम नहीं हुआ है, ये दूर दूर का बात कर रहे हैं कि आगे आपका यूरिक एसिड मेंटेन करके रखना है। बट फर्स्ट तो हमको क्या चाहिए कि जो अक्यूट पेन हो रहा है उससे रिलीफ मिले, और फिर फाइनल हम लोग क्या करेंगे, मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल यूरेट लेवल पे फोकस रहेगा हम लोग का। उसके लिए डाइटरी मॉडिफिकेशन, मेडिकेशन सब हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये एक टेबल है जिसको अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे तो जो जो मेडिसिन हम लोग यूज़ करते हैं वो मेडिसिन कौन से स्टेप पे काम करता है वो दिखाया हुआ है। जैसे मान लो आरएनए या डीएनए, जहाँ से हमको क्या मिला, प्यूरिन्स, है ना। तो ये प्यूरिन से हाइपोजैंथीन बना, हाइपोजैंथीन से जैंथीन ऑक्सीडेज जैंथीन बनाया, फिर यूरिक एसिड बनाया, ठीक है। तो ये दो ड्रग हैं एलोप्यूरिनॉल और एलोजैंथीन, ये क्या कर सकते हैं, जैंथीन ऑक्सीडेज को इनिबिट करा के यहीं पर काम रोक देगा तुम्हारा। उसी तरह से मान लो यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन होने जा रहा है किडनी में, तो इस एक्सक्रीशन को में जो रीअब्जॉर्प्शन होता है उसको कौन इनिबिट करेगा, प्रोबेनेसिड, सो दैट इट इज नॉट रीअब्जॉर्ब्ड एंड इट इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन। और अगर हाइपर यूरिसेमिया हो जाता है तो प्रेसिपिटेट होता है कहाँ पे, यूरेट क्रिस्टल इन द साइनोवियल फ्लूइड, और उसी के कारण क्या होता है, अक्यूट गाउट का अटैक आता है। तो इसको जो है कौन प्रिवेंट कर सकता है, कॉल्चिसिन प्रिवेंट कर देता है, ठीक है ना। तो कॉल्चिसिन मल्टीपल स्टेप्स पे काम कर सकता है, इसीलिए कॉल्चिसिन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज ड्रग्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूट गाउट। बट चूंकि जीआई डिस्ट्रेस इसके कारण बहुत होता है तो वो एक फैक्टर है जो इसका यूज को लिमिट कर देता है, गैस्ट्राइटिस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। मगर ये मल्टीपल स्टेप्स पे रोक सकता है, जैसे प्रेसिपिटेशन ऑफ यूरेट एसिड क्रिस्टल्स इन द साइनोवियल फ्लूइड हो रहा है जिसके कारण देखो इन्फ्लेमेशन हो रहा है ड्यू टू रिलीज ऑफ केमोटैक्टिक फैक्टर, उसके कारण इन्फिल्ट्रेशन ऑफ ग्रैनुलोसाइट्स हो रहा है, फिर फैगोसाइटेसिस ऑफ द यूरेट क्रिस्टल्स के कारण रिलीज ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन हो रहा है, और ये ग्लाइकोप्रोटीन फिर मोर प्रेसिपिटेशन ऑफ यूरेट करा रहा है। तो ये जो साइकिल है इसको ब्रेक करने में कॉल्चिसिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सो व्हाट आर द ड्रग्स विच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट, ठीक है। तो पहला तो डिक्रीज न्यूट्रोफिल माइग्रेशन कराने वाले ड्रग्स जैसे कि तुम्हारे कॉल्चिसिन हो गए, है ना। तो कॉल्चिसिन क्या करा सकता है, माइग्रेशन ऑफ न्यूट्रोफिल्स को घटा सकता है।
और इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी, जैसे तुम डेफ्लोजाकॉर्ट यूज कर सकते हो, ठीक है ना। डेफकॉट 6 mg डोजेज में आता है। स्टार्टिंग में अडल्ट अगर है तो 3 टाइम करके देंगे, है ना, 4 to 5 डेज। उसके बाद फिर थोड़ा रिलीफ हो जाएगा तो 2 टाइम देंगे 5 डेज। उसके बाद और रिलीफ हो जाएगा तो ग्रेजुअली स्टेरॉइड्स हमेशा क्या करना है, ग्रेजुअली टैपर ऑफ करना है। दो इट इज़ वन ऑफ द स्टेरॉइड्स जो कि तुम्हारा थोड़ा कम टैपरिंग लगता है, तो इसको तुम यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन आता है। और ऑर्थोपेडिक एंटी इन्फ्लेमेटरी अगर देखोगे ना तो डेफ्लोजाकॉर्ट इज द ड्रग ऑफ चॉइस। उसी तरह से हमने एनसेट्स पूरा डिटेल में पढ़ा है। एनसेट्स में भी मैंने तुमको क्लास में भी बताया था कि इंडोमेथासिन, ठीक है। जब भी तुमसे कोई पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनसेट्स विल बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अक्यूट अटैक ऑफ गाउट, वहाँ पे इंडोमेथासिन तुम यूज़ करो। और डेफ्लोजाकॉर्ट के जगह पे स्टेरॉइड तुम प्रेडनिसोलोन भी यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी है वो भी, एंड इट इज़ ऑल्सो स्टेरॉइड। सो ड्रग यूज्ड फॉर क्रॉनिक गाउट क्या होगा भाई, तो अब तुम्हारा अक्यूट अटैक ट्रीट हो गया है, तो अब क्रॉनिक गाउट का ट्रीटमेंट देखेंगे। अक्यूट अटैक में बस एक पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तुमको याद रखना है, वो ये है कि नेवर यूज यूरिक एसिड लोअरिंग ड्रग्स ड्यूरिंग acute attack of gouty arthritis। ये पॉइंट एकदम अपने दिमाग में इसको बैठा लो कि कभी भी यूरिक एसिड कम करने वाला दवा अक्यूट अटैक में हम लोग नहीं देंगे। वो जब अक्यूट अटैक ठीक हो जाएगा, जब मैंने कॉल्चिसिन, एनसेड्स और स्टेरॉइड्स यूज़ करके अक्यूट अटैक ठीक कर लिया, अक्यूट अटैक सेटल कर गया, देन हम लोग फिर उसका यूरिक एसिड लोअरिंग ड्रग्स को यूज़ करेंगे। जैसे एलोपिरिनॉल यूज़ करो या फेबुक्सोस्टैट यूज़ करो, दोनों ही क्या है तुम्हारा यूरिक एसिड लोअरिंग ड्रग्स है। और इंक्रीज्ड एक्सक्रीशन अगर कराना है तो प्रोबेनेसेड और सल्फिनपायराजोन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कॉल्चिसिन क्या है, कॉल्चिसिन इज एन अल्कोलाइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉल्चिसम ऑटमनेल, है ना। इट इज अ सेकंड लाइन ड्रग नाउ, बिकॉज तुम्हारा स्टेरॉइड्स और एनसेड्स बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल प्रोवाइड कर देता है। इट एक्ट्स बाय बाइंडिंग विद द ट्यूबुलिन काउजिंग डीपोलीमराइजेशन एंड डिसअपियरेंस ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल, जिसके कारण डिक्रीज ग्रैनुलोसाइट माइग्रेशन होता है। एंड डिक्रीज रिलीज ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन के कारण क्या होगा, डिक्रीज फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड एंड रिलीज ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम्स हो जाएगा। उसके कारण डिक्रीज कीमोटैक्टिक फैक्टर्स होंगे, तो जो कि न्यूट्रोफिल के कारण एक्टिवेट हो रहे थे वही नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि कीमोटैक्टिक फैक्टर्स कम जाएगा। उसी तरह से इसका एक न्यूरोजेनिक स्टिमुलेशन का रोल होता है, जिसके कारण गट मोटिलिटी बढ़ जाता है, तो पेशेंट्स में क्या होने लगता है, डायरिया होने लगता है, ठीक है। तो इट इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स विच लिमिट्स द यूज ऑफ दिस ड्रग, है ना, डायरिया। तो डायरिया होने के कारण पेशेंट्स को फिर डिस्कम्फर्ट होने लगता है, डिहाइड्रेशन का रिस्क बढ़ जाता है, तो हम लोगों को या तो डोज घटाना पड़ता है या ड्रग को विड्रॉ करना पड़ता है। इंडिकेशंस क्या है भाई इसके यूज़ का, अक्यूट गाउटी अर्थराइटिस में 0.6 to 1.2 ग्राम तुम मिलीग्राम यूज़ कर सकते हो, है ना, अंटिल पेन इज रिलीव्ड और साइड इफेक्ट्स अपीयर। उसी तरह से प्रोफाइलैक्सिस में अगर बात करें तो प्रोफाइलैक्सिस में ये कभी भी यूज़ नहीं करते हैं, हमेशा अक्यूट अटैक में तुम यूज़ कर सकते हो, है ना। एंड अदर यूज कॉल्चिसिन का है प्रिवेंशन ऑफ फैमिलियल मेडिटेरेनियन फीवर, ठीक है। इट इज़ रैपिडली बट वेरिएबल एब्जॉर्प्शन होता है इसका ओरल रूट से, मेटाबोलाइज्ड इन द लीवर एंड एक्सक्रीटेड थ्रू बाइल, एंड सिग्निफिकेंट एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन होता है, मतलब बाइल में सेक्रीट होता है, फिर से एब्जॉर्ब होता है, फिर से वाया पोर्टल वेन तुम्हारा लीवर में आएगा, फिर से बाइल में सेक्रीट होगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन। टॉक्सिसिटी इज ऑब्वियसली हाई एंड डोज रिलेटेड, है ना, जीआईटी में सबसे ज़्यादा होता है। ब्लड में तुम्हारा क्या करा सकता है, जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं उनका नंबर को ये डिक्रीज करा सकता है, ठीक है ना। तो न्यूट्रोपीनिया करा सकता है, डिक्रीज इन नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स, अनीमिया करा सकता है, डिक्रीज इन नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, है ना, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया करा सकता है, दैट इज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लेटलेट काउंट्स, ठीक है ना। तो हम लोग शॉर्ट में ये भी बोल सकते हैं कि इट इज केपेबल ऑफ कॉजिंग पैनसाइटोपिनिया। तो पैनसाइटोपिनिया का मतलब होता है कि सारे सेल्स को कम करने का कैपेबिलिटी रखता है। उसी तरह से किडनी और मसल्स में भी डैमेज होता है, माइल्जिया कराता है, ठीक है। अब रोल ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देखते हैं, है ना। इट इज रिजर्व फॉर रिफ्रैक्टरी केसेस, है ना, ओरल प्रेडनिसोलोन तुम यूज कर सकते हो,
ट्राइमसिनोलॉन यूज कर सकते हो जो कि इंट्रा आर्टिकुलर दिया जाता है। तो ये एक बहुत फेवरेट एमसीक्यू है जो पूछा गया है, कई बार आगे भी पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेरॉइड्स कैन बी गिवन इंट्रा आर्टिकुलर ड्यूरिंग एन अक्यूट अटैक ऑफ गाउट। तो आंसर इज ट्राइमसिनोलॉन, है ना। उसी तरह से ओरल प्रेडनिसोलॉन 40 to 60 मिलीग्राम तुम एज पर द डोज, जो बॉडी वेट होता है ना पेशेंट का, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना कि प्रेडनिसोलॉन का जो वेट बाई कंपेरिजन है तुम्हारा मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट का, इट इज 1 मिलीग्राम पर केजी पर डे का है ना। तो अगर कोई 60 केजी का आदमी है तो मैक्सिमम डोज जो तुम उसको डेली दे सकते हैं दैट इज 60 मिलीग्राम। दो कुछ कुछ कंडीशंस में, अब न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होते हैं जिसमें तुम 500 मिलीग्राम भी यूज किया जाता है, हाई डोज में स्टेरॉइड यूज किया जाता है, बट जनरली ये क्या है कि तुम्हारा नहीं यूज करते हैं हम लोग, 60 मिलीग्राम मैक्सिमम यूज करते हैं। उसी तरह से देख लो ड्रग ऑफ चॉइस क्या है तुम्हारा एनसेट्स में, इंडोमेथासिन। उसके अलावा डाइक्लोफेनाक, नेप्रोक्सेन, पायरोक्सिकैम भी यूज कर सकते हैं। डिक्रीज यूरेट क्रिस्टल फैगोसाइटोसिस एंड कीमोटैक्टिक माइग्रेशन बाय द डब्ल्यूबीसीज, ये इसका एडिशनल फायदा है एनसेट्स यूज करने का। सो ड्रग्स यूज्ड फॉर क्रॉनिक गाउट अगर देखेंगे तो एलोप्यूरिनॉल तुम यूज कर सकते हो, इट इज अ हाइपोजेंथिन एनालॉग। क्या करता है एलोप्यूरिनॉल, एलोजेंथिन में कन्वर्ट होता है और जेंथिन ऑक्सीडेज को क्या कर देता है, प्रिवेंट कर देता है, जिसके कारण तुम्हारा यूरिक एसिड का फॉर्मेशन घट जाता है। तो इट डिक्रीजेज यूरिक एसिड लेवल, कॉजेज डिसोल्यूशन ऑफ द टोफाई एंड प्रिवेंट्स डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेशन ऑफ क्रॉनिक गाउटी अर्थराइटिस। तो एलोप्यूरिनॉल एक बहुत अच्छा ड्रग है जो कि क्रॉनिक गाउटी अर्थराइटिस का को होने में भी प्रिवेंशन करता है। एलोपेरिनॉल इज शॉर्ट एक्टिंग बट एलोजेंथिन इज लॉन्ग एक्टिंग। 80% ओरल एब्जॉर्प्शन होता है, मेटाबोलाइज टू एलोजेंथिन एंड एक्सक्रीटेड थ्रू द यूरिन। 100 mg का इसका डोजिंग होता है। कभी भी हाई डोज से स्टेरॉइड इसको स्टार्ट नहीं करते हैं। तो डे 1 में हम लोग पहले क्या करेंगे, 100 mg वंस डेली देंगे, फिर 100 mg बीडी देंगे डे 2 पे, ये डे 1 हो गया। उसके बाद डे 3 से तुम इसको 100 mg थ्राइस डेली भी दे सकते हो। सो इट इज यूज्ड फॉर क्रॉनिक गाउट एंड सेकेंडरी हाइपरयूरिसेमिया, जैसे कि मैंने तुमको बताया था ना कि कैंसर वाला जो हाइपरयूरिसेमिया होता है कैंसर सेल्स के टूटने के कारण, उसमें भी तुम इसको यूज कर सकते हो। और कालाजार में भी इट इज यूज्ड एज एन एडजुवेंट। सो एडवर्स इफेक्ट आर जीआई इरिटेशन, प्रेसिपिटेशन ऑफ अक्यूट गाउट, ये हम बताए भी थे तुमको कि यही रीजन है कि कभी भी अक्यूट गाउट का अटैक में यूरिक एसिड लोअरिंग ड्रग्स जो इतने भी होते हैं उनको अक्यूट अटैक में अवॉइड करते हैं। बट क्रॉनिक अटैक में भी अगर जब तुम स्टार्ट लेते हो ना, उस टाइम हो सकता है कि प्रेसिपिटेशन ऑफ अक्यूट अटैक कर देगा, तो उस टाइम में तुमको ड्रग को विड्रॉ करके फिर अक्यूट अटैक का ट्रीटमेंट देना है स्टेरॉइड से और एनसेड से, और फिर बाद में फिर क्या करना है कि एलोपेरिनॉल को स्टार्ट करना है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करा सकता है, दो इट इज वेरी रेयर। इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। ड्रग इंट्रैक्शन होता है इसका 6 मर्कैप्टोप्यूरिन और एजाथायोप्रिन के साथ, और ओरल एंटीकोगुलेंट थियोफाइलिन के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है, आयरन के साथ भी किलेशन करा सकता है। रस ब्यूरिकेज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है जो कि आजकल तुम्हारा न्यूअर ड्रग्स में अक्सर नीट पीजी में पूछता है, क्योंकि नीट पीजी में एक सेक्शन होता है जिसमें न्यू ड्रग्स हमेशा पूछता है, तो उसमें रस ब्यूरिकेज पूछता है। इट इज अ रिकॉम्बिनेंट यूरेट ऑक्सीडेज, है ना, जो कि एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन करा देता है यूरिक एसिड का, फॉर्मेशन ऑफ एलेंटोइन, एंड इट इज ऑब्वियसली मोर इफेक्टिव देन एलोप्यूरिनॉल। और जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हाइपरयूरिसेमिया हो रहा है, जैसे इन केसेस ऑफ ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, सॉलिड ट्यूमर्स और मालिग्नेंसी रिसीविंग एंटी कैंसर थेरेपी, तो उस केसेस में हम लोग रेस्ब्यूरिकेज को यूज करते हैं। इट इज मोर टॉक्सिक, हीमोलाइसिस करा सकता है, मेथियोमोग्लोबिनेमिया करा सकता है, इट कैन ऑल्सो लीड टू अक्यूट रीनल फेलियर एंड एनाफाइलैक्सिस। उसी तरह से यूरिक एजेंट्स होते हैं जैसे कि प्रोबेनेसिड, इट कैन इंक्रीज लिपिड सॉल्युबल ऑर्गेनिक एसिड एंड एक्ट्स बाय डिक्रीजिंग द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड का जो रीअब्जॉर्प्शन होता है किडनीज में, उसको ये प्रिवेंट करा देता है। ऑल्सो डिक्रीज द ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग्स, है ना, एंड इट इज यूज्ड फॉर क्रॉनिक गाउट, सेकेंडरी हाइपरयूरिसेमिया, एंड इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड अलॉन्ग विथ पेनिसिलिन। तो ये जो है ना इसका एडिशनल यूज है ना, ये एडिशनल यूज क्या है कि पेनिसिलिन का पहले क्या होता था, पेनिसिलिन वाज अ वेरी कॉस्टली ड्रग, है ना, जब न्यू ये बना था इट वाज ओनली अवेलेबल इन इंजेक्टेबल फॉर्म, तो इसका एक्सक्रीशन को रोकने का कैपेबिलिटी रखता था प्रोबेनेसिड। तो प्रोबेनेसिड देने से जो पेनिसिलिन का ब्लड लेवल्स होता था वो क्या हो जाता था, इंक्रीज कर जाता था।
तो देखा गया कि ये एक एडिशनल इफेक्ट क्या दिखा रहा है कि यूरिक एसिड का रीएब्जॉर्प्शन को भी रोक रहा है, तो फिर हाइपर यूरिसेमिया के केसेस में इसको यूज़ किया जाने लगा। एडवर्स इफेक्ट बहुत सिंपल होते हैं, जीआईटी और एलर्जिक डर्माटाइटिस किसी किसी पेशेंट में करा सकता है। ड्रग इंट्रैक्शंस आर विथ लो डोज ऑफ एस्पिरिन एंड रिफैम्पिसिन। उसी तरह से सल्फिन पायराजोल, ये क्या है तुम्हारा पायराजोल डेरिवेटिव है, डिक्रीजेस द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूरिक एसिड इन किडनी, वेल एब्जॉर्ब्ड ओरली, 98% इज प्रोटीन बाउंड, थोड़ा बहुत जीआई इरिटेशन, और इन फ्यू केसेस इट कैन कॉज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। और एक न्यू यूरिकोस्यूरिक एजेंट है तुम्हारा बेंजब्रोमा रोन, जस्ट नेम तुम याद रख सकते हो, कभी कभार जो है एमसीक्यू में पूछ देता है। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टूडेज प्रेजेंटेशन। आई होप कि तुम लोग फेस्टिव सीजन को भी एंजॉय करो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का, ठीक है। कोई भी फेस्टिविटीज़, कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कभी वेस्ट नहीं जाता है। एट टाइम्स तुमको बहुत बार लाइफ के एंड में यही सब चीज़ें याद रहेंगी, तो इसीलिए उसको भी इम्पोर्टेंट देना है, उसको भी एंजॉय करना है। और साइड बाय साइड जैसा मैंने तुमको बताया 2 to 3 आवर्स पर डे तुमको अपना सेल्फ स्टडी के लिए रखना है। अदरवाइज एंड ऑफ दिस मार्च में जो है तुम्हारा हो सकता है टर्मिनल एग्जामिनेशंस भी आएगा ना, डेट है ऑलरेडी फिक्स्ड, तो इसीलिए कोशिश करो कि पढ़ाई करते रहो साथ साथ। थैंक यू।